स्प्लिट एसी के एरर को फाइंड कैसे किया जाता है? तरीका क्या होता है? कुछ हमारे दोस्त मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है इसके ऊपर कि फाइंड कैसे किया जाए कोई भी एरर हो। इन्वर्टर टाइप, नॉन इन्वर्टर टाइप, वैसे कंपनी वाले जो है एक मैनुअल गाइड देते हैं जिसमें बताया जाता है कि इसका जो है अगर ये एरर आ रहा है तो इसका ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। कोई अगर E1, E2, E4, E5 कोई भी एरर आ रहा है तो उसका एक फॉल्ट होता है जो कि मेंशन किया जाता है उस मैनुअल गाइड में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि E1, E2, E3 कोई भी E4 का एरर आ रहा है तो रूम टेम्परेचर सेंसर का इशू हो सकता है। उसमें लिखा होता है, मेंशन किया जाता है कि E4 आ रहा है तो इसमें जो है रूम टेम्परेचर सेंसर, E3 आ रहा है तो कॉइल सेंसर। और इन्वर्टर एसी में बात करें तो बहुत सारे एरर हैं, बहुत सारे। मैं गिनती में करवाऊँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप सारे एरर को फाइंड कर सकते हैं मैनुअल गाइड को। तो वहाँ पर सारे एरर होते हैं। लेकिन आसान सा तरीका क्या होता है एरर को फाइंड करने का? कोई ज़रूरी नहीं है कि मैनुअल गाइड ही देख करके आप एरर को फिक्स करें। मैं एक आइडिया बता देता हूं जिससे आप आसानी से एरर को फिक्स कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वर्टर टाइप एसी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो इन्वर्टर टाइप के ऊपर मैं इसलिए वीडियो प्रैक्टिकल नहीं बना पाता हूं क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूं उस प्रोजेक्ट में इन्वर्टर टाइप एसी है ही नहीं। अभी नया नया इंस्टॉल हुआ है, तो इसी साल में इंस्टॉल हुआ है इन्वर्टर टाइप एसी। तो उसको अभी मैं खोल नहीं सकता क्योंकि इसी साल में अभी इंस्टॉल हुआ है, अभी अच्छा खासा चल रहा है, इसलिए मैं उसे खोल नहीं सकता। बाकी नॉन इन्वर्टर जो है ना, वो पूरे हमारे हैंड में है, हमारे अंडर में है। उसे जब चाहूँ तब मैं उसे खोल करके कभी भी मैं वीडियो प्रैक्टिस करके मैं प्रैक्टिकल करके वीडियो बना सकता हूँ। इसलिए मैं इन्वर्टर टाइप के ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वर्टर टाइप एसी नहीं है। तो हम बात करते हैं कोई भी एरर होता है तो उस एरर को आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा कि ये एसी में कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोई भी एरर हो आप आसानी से फिक्स कर पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि E4 का एरर आ रहा है तो रूम टेम्परेचर सेंसर का ही है, नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। E4 का एरर आता है, जाके देखो तो कंप्रेसर हीटअप होके पड़ा हुआ है। अब कंप्रेसर हीटअप क्यों हुआ है उसको जानना ये ज़रूरी है कि कंप्रेसर हीटअप हुआ है। ये जो प्रॉब्लम होता है वो सेंसर का ही है, क्योंकि अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है सेंसर सेंस करके बताएगा कि रूम में टेम्परेचर जो है, रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। ये सेंसर का ही प्रॉब्लम है, लेकिन फॉल्ट कुछ और होता है, इसको समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे स्पेयर पार्ट को समझना आपके लिए ज़रूरी है कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मैं अभी नाम लेकर के एक एक करके बताऊँगा कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा होता है। तो अगर E4 का एरर आ रहा है तो ये रूम टेम्परेचर सेंसर है, रूम के टेम्परेचर को सेंस करके बता रहा है कि जो है रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हुआ, इतना देर हो गया। तो क्या हुआ, पीसीबी को जो है सिग्नल भेजता है और पीसीबी एरर शो कर देता है वहाँ पर, क्योंकि उसमें प्रोसेसर लगे होते हैं तो एरर शो हो जाता है वहाँ पर। अब एक्चुअल इसका फॉल्ट क्या है? एक्चुअल इसका फॉल्ट सेंसर नहीं है बल्कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इसलिए जो है सेंसर सेंस करके बताया कि जो है रूम में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट जा करके सेंसर को चेंज कर देंगे, नहीं, सेंसर को चेंज नहीं करना है। उससे पहले आपको फाइंड कर लेना है इंडोर में और आउटडोर में। तरीका क्या है, आइडिया क्या है, इसको समझ लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैनुअल गाइड होता है उसको देख करके अगर आप रिपेयर करने जाते हैं, एरर को फिक्स करने जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा आपको और फाइंड करने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। E4 का एरर आ रहा है, मतलब सेंसर का रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल सेंसर जो भी एरर आ रहा है, आप जा कर के सेंसर को चेंज कर दिए, फिर भी क्या हुआ कि प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये आउटडोर में है। आउटडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा है।
तो इसका जो है आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है। तो काफ़ी मैं एसीओ में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ कि इंडोर का ब्लोअर नहीं चलता है, आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चलता है, तो E6 का एरर आता है। तो डायरेक्टली आपको टारगेट करना होता है कि ब्लोअर मोटर और इंडोर का ब्लोअर मोटर और आउटडोर का कंडेंसर फ़ैन मोटर, इसको टारगेट करना होता है। लेकिन E4 का E3 का एरर आता है, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको फाइंड कैसे करना होता है, चलिए इसे हम सीख लेते हैं। इंडोर में पहले हमें देख लेना है, सेंसर का एरर है, ठीक है, इसको भी मैं मानता हूँ सेंसर का एरर है। तो पहले इंडोर में हम देखेंगे, टॉप कवर को हटाएंगे और देखेंगे कि क्या सेंसर कटा फिटा तो नहीं है। अगर कटा है तो समझ लीजिए कि यही ख़राब है, ठीक। तो आपको जो है सेंसर चेंज कर देना है। अगर कटा है तो या तो आप ज्वाइंट कर दें या तो नया सेंसर लगा दें। अगर सेंसर अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको इंडोर में चेक कर लेना इंडोर का ब्लोअर चल रहा है कि नहीं। आसानी से कोई भी एरर हो, यही तरीका है, यही आइडिया है चेक करने का। आसानी से कोई भी एरर को आप आसानी से फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कोई स्पेयर पार्ट होता नहीं है, चाहे इन्वर्टर टाइप हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो इंडोर को आपको चेक करना है कि आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं, ब्लोअर सही चल रहा है कि नहीं। कभी कभी E4 का एरर आ जाता है, तो क्या होता है कि ब्लोअर की बहुत ज़्यादा डस्टी होता है, कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा डस्टी होता है और एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा डस्टी होता है, इसके वजह से भी E4 का एरर आ जाता है। तो आप पहले इंडोर को देख लेना है कि ब्लोअर अपनी स्पीड पे सही चल रहा है और जो है कूलिंग कॉइल गंदा तो नहीं है और जो एयर फिल्टर है वो गंदा तो नहीं है। अगर गंदा नहीं है फिर आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं। आउटपुट अगर सप्लाई नहीं निकाल रहा है तो पीसीबी को आपको रिपेयर करना, पीसीबी में फॉल्ट हो सकता है। आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है यानी कि इंडोर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। हमें अब आउटडोर में चेक करने की ज़रूरत है। तो इंडोर से हमें जाना है आउटडोर में। आउटडोर में जाने के बाद वहाँ पर हमें पहले इनपुट सप्लाई चेक करना है। इंडोर तो आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है, मतलब कि इंडोर बिल्कुल परफेक्ट है। आउटडोर में जो कनेक्टर लगा होता है VCF ऐसे करके S1 S2 1 2 3 करके लगा होता है, कनेक्टर लगा होता है। तो जो है वहाँ पर हमें इनपुट सप्लाई चेक करनी है कि इनपुट सप्लाई वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आउटडोर में। अगर इनपुट सप्लाई नहीं आ रहा है और इंडोर सप्लाई निकाल रहा है, यानी कि बीच में जो है कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो उस वायर को आपको चेक करना है कि वायर में कहीं ना कहीं जो है लीकेज है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो वायर को चेक करना है। अगर इनपुट सप्लाई मिल रहा है आउटडोर में इनपुट सप्लाई मिल रहा है मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा है, आउटडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा है। तो हमें पहले अगर आउटडोर कंप्रेसर चल रहा है, इन आउटडोर कभी कभी ऐसा होता है, मैं देखा हूँ कि इसके ऊपर भी मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। आउटडोर जो है फैन मोटर चलता रहता है और कंप्रेसर बंद पड़ा रहता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका जो रीज़न होता है ना, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ैन मोटर चलता रहता है और कंप्रेसर नहीं चलता है। तो ऐसे में पहले आपको ये चेक करना है कंप्रेसर अब हीटअप होके पड़ा तो नहीं है। अगर हीटअप हुआ है तो उसे पानी डाल करके ठंडा करें। अगर वेट करेंगे गर्मी के सीज़न में, वेट करेंगे कि अब ऑटोमेटिक वो ठंडा हो जाएगा, आधा घंटा या फिर 15 मिनट हम वेट करें, तो ये गलती ना करें कभी भी। क्योंकि मैं वेट करते करते कभी कभी पूरा दिन मैं वेट किया हूँ और ठंडा नहीं होता है ऑटोमेटिक गर्मी के सीज़न में। वैसे मैं सऊदी अरबिया में रहता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई होता है कि कंप्रेसर एक बार हीटअप हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिक ठंडा होने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कभी वेट नहीं करता हूँ, तुरंत आउटडोर फटाफट खोलता हूँ और जो है उस कंप्रेसर को पानी डाल के ठंडा कर देता हूँ। तुरंत 2 मिनट में ठंडा हो जाता है और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो कंप्रेसर अगर हीटअप हुआ है तो कंप्रेसर को ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद जब दोबारा से स्टार्ट होता है तब वहाँ पर आपको रेफ्रिजरेंट चेक करना है सबसे पहले। अगर E4 का एरर आ रहा है तो आपको रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर चल रहा है तो आपको सक्शन प्रेशर चेक करना है। सक्शन प्रेशर कहीं कम तो नहीं है, 30 का प्रेशर, 40 का प्रेशर। अगर R410 है तो कहीं उसमें 50 का प्रेशर, 60 का प्रेशर तो नहीं है। तो ऐसे में आपको सक्शन प्रेशर चेक करना है। अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो उसमें रेफ्रिजरेंट फिलअप आपको करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेंट आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, उसमें चार्जिंग करना पड़ेगा। तो कभी कभी रेफ्रिजरेंट की वजह से भी ऐसा होता है और कंप्रेसर हीटअप होता है, तो उसका रीज़न पहले आपको फाइंड करना होगा कि कंप्रेसर हीटअप क्यों हुआ, इसको आपको फाइंड करना होगा। कंप्रेसर हीटअप हुआ तो क्यों हुआ। कंप्रेसर हीटअप होने के भी कई रीज़न होते हैं, जैसे इंडोर का पीसीबी का रिले जो होता है ख़राब होता है। मैं बहुत सारे ऐसे केस में देख चुका हूँ कि इंडोर के पीसीबी रिले ख़राब होता है, डायरेक्ट हो जाता है।
जो कि इंडोर बंद करने के बाद भी कंप्रेसर चलता रहता है। तो ऐसे में जो है कंप्रेसर चलते चलते हीटअप होकर के बंद हो जाता है। तो उसको पहले इंडोर का रिले जो है चेक करने का तरीका होता है, आसान सा तरीका है कि रिमोट से एसी को बंद करें और आउटपुट सप्लाई चेक करें इंडोर में कि क्या रिमोट से बंद करने के बाद भी आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि रिमोट से बंद करने के बाद भी आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है तो समझ जाइए सीधा आपको टारगेट करना है कि पीसीबी का रिले ख़राब है, तो पीसीबी के रिले को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर रिमोट से बंद करने के बाद अगर जो है आउटपुट सप्लाई बंद कर दिया इंडोर, तो समझ लीजिए कि इंडोर में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटडोर में आपको चेक करना है कि हीटअप क्यों हुआ। अब हीटअप होने के एक तो रिले हो गया, दूसरा अब हमें आउटडोर में चेक करना है कि आउटडोर का कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो भी ये प्रॉब्लम होता है। आउटडोर का फ़ैन मोटर अगर स्लो चल रहा होगा तो भी ये प्रॉब्लम होता है कंप्रेसर ओवर हीट होने का। अगर ये दोनों सही है, कंडेंसर भी क्लीन है और आउटडोर का फ़ैन मोटर भी सही चल रहा है, तो सीधा आपको टारगेट करना है कि कैपेसिटर एक जो है कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को भी चेक कर लेना। अगर कैपेसिटर वीक होता है तो उसकी वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीट होता है, क्योंकि फुल स्पीड में रन नहीं कर पाता है, कैपेसिटर वीक होता है और रन नहीं करवा पाता है कैपेसिटर कंप्रेसर को। तो ऐसे में जो है कैपेसिटर का वीक होना ये भी एक रीज़न हो गया। अगर ये सारे सही है, कंडेंसर भी सही है, क्लीन है और आउटडोर का फ़ैन मोटर भी अपनी स्पीड पे सही चल रहा है और जो है कैपेसिटर भी सही है, नया भी लगा के आपने देख लिया, उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, सीधा एक ही प्रॉब्लम होता है फाइनल, वही जिसमें थोड़ा सा लॉस करना पड़ता है और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। कैपिलरी ब्लॉक होती है, यानी कि सिस्टम में चोकिंग के वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होता है। रेफ्रिजरेंट का रन जो है साइकिल सही से नहीं हो पाता है और रन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हो जाता है। तो सब कुछ सही है, पहले ऊपर ऊपर के आपको चेक कर लेना है। बाद में आपको जो है अगर फिर भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा है तो आपको कैपिलरी और फिल्टर जो है आपको चेंज कर देनी है। और सिस्टम को ऐसे में क्या होता है कि जब थोड़ा पुराना सिस्टम हो जाता है तब ये इशू फेस करने को मिलता है चोकिंग का, यानी कि सिस्टम थोड़ा पुराना होता है। नए सिस्टम में ऐसा फेस करने को नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कैपिलरी फिल्टर आपको रिप्लेस करनी है और सिस्टम को फ्लश करके गैस चार्ज करना है, ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। कोई भी एरर हो आपको इसी तरह से फाइंड करना होता है। इंडोर में अगर बात करें कि स्पेयर पार्ट को कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कौन से, तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि इंडोर में अगर बात करें हम कि इंडोर में कौन कौन सा स्पेयर पार्ट लगा होता है, तो इंडोर में जो है इंडोर में एक ब्लोअर मोटर लगा होता है, एक ब्लोअर लगा होता है और एक पीसीबी लगी होती है। और कुछ एसी के पीसीबी में जो इंडोर का जो ब्लोअर मोटर है उसका जो कैपेसिटर होता है, कुछ एसी में एक्सटर्नल लगा होता अलग से लगा होता है और कुछ एसी में पीसीबी के अंदर ही इनबिल्ट होता है कैपेसिटर फैन मोटर का। तो ऐसे में आपको देखना है ये स्पेयर पार्ट और कूलिंग कॉइल लगा होता है एक, बस इतना सा लगा होता है इंडोर में और कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आउटडोर में भी सेम वही तरीका होता है कि अगर मानिए कि नॉन इन्वर्टर है तो उसमें एक कंप्रेसर लगा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा और किसी किसी में एक छोटा सा पीसीबी लगा होता है, जो कि फ़ैन मोटर को कोई क्या होता है कि कोई फ़ैन मोटर डीसी होता है, तो अगर डीसी फ़ैन मोटर लगा है तो छोटा सा एक पीसीबी लगा होगा कुछ एसीओ में, और बाकी एसीओ में डायरेक्ट वही होता है, एक रिले लगा होता है, एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है फ़ैन मोटर के लिए, एक बड़ा कैपेसिटर लगा होता है कंप्रेसर के लिए और एक कंप्रेसर लगा होता है, एक फ़ैन मोटर लगा होता है, एक कंडेंसर होता है। बस इतना सा स्पेयर पार्ट होता है नॉन इन्वर्टर में। इन्वर्टर की बात करें तो जो है एक पीसीबी लगी होती है, बड़ी सी पीसीबी जो कि बिल्कुल टॉप में होता है, बड़ी सी पीसीबी, वही पीसीबी पूरा प्रोसेस करता है क्योंकि कंप्रेसर भी डीसी होता है और फ़ैन मोटर आउटडोर फ़ैन मोटर भी डीसी होता है। तो उसी फ़ैन मोटर और कंप्रेसर को रन करवाने के लिए पीसीबी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मानिए कि कंप्रेसर आप जो है नॉन इन्वर्टर को तो डायरेक्ट चला सकते हैं कैपेसिटर लगा करके, लेकिन इन्वर्टर कंप्रेसर को लगाने के लिए आपको जो है यूवीडब्ल्यू टेस्टर होना चाहिए, यूवीडब्ल्यू एक बोर्ड होना चाहिए आपको कंप्रेसर रन करवाने के लिए। डायरेक्टली आप नहीं चला सकते, कभी गलती भी मत करिएगा, रेफ्रिजरेटर हो या फिर एसी का कंप्रेसर हो। अगर वो डीसी कंप्रेसर है, इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर है, तो उसे आप डायरेक्ट कभी भी मत चलाइए, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा।
तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं इसी के लिए बैठा हूँ, आपके लिए यही बैठा हूँ कि किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो तुरंत के तुरंत बना दूंगा। आप कभी भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी, तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में बताना चाहूँगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।